लास्ट वीडियो में हमने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया बताया था। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? हमने बताया था कि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ में ना चलकर क्या होती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। भाई लाइट रे है ये, इसको इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, ये जो डॉटेड लाइन है इस डायरेक्शन में आना चाहिए, बट रिफ्रैक्शन के कारण ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर में डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। अब देखिए, अगर हम इस लाइन को नीचे की ओर बढ़ाएंगे, अगर हम इस लाइन को और नीचे की ओर बढ़ाएंगे यानी ये एंगल बढ़ा देंगे, मान लिया यहां 30 लिया, 30 के बाद हम यहां पर 45 ले लें, एंगल कितना ले लें, 45 ले लें, तो जब इस लाइन को नीचे लाएंगे तो ये लाइन और ऊपर उठेगी। जब हमने यहां मान लिया 30 के लिए ये डेविएशन कितना हो गया, 60 हो गया, सपोज मान लिया, या 65 हो गया, तो जब हम 45 लेंगे तो 45 के लिए ये 75 हो जाएगा। मान लिया हमने 55 ले लिया, 55 के लिए और बढ़कर 85 हो जाएगा। और अब जब हम यहां पर 57 ले लेंगे तो हमने मान लिया ये एंगल 90 हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होगी और रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वो इस एंगल पर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यानी यहां पर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाएगा, ये और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R 90 हो जाएगा। तो जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यानी डेंसर मीडियम में वह डेंसर मीडियम में वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे होती है, यानी अपने जो एक्चुअल पाथ से और दूर हटती है। तो जैसे जैसे हम इस लाइन को नीचे की ओर बेंड करेंगे ये ऊपर की ओर उठती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस तरह से बीच वाली लाइन से होकर निकल जाएगी, यानी यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 हो जाएगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में वह एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यह आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। अब अगर हम क्या करें कि इस रे को और नीचे उठाएंगे तो ये रे, इस रे को और बेंड करेंगे तो ये रे कहां आएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी। बोलिए, जब हम यहां पे हमने क्या किया, ये रे थी, ये नॉर्मल से अवे जा रही थी, हम ये इसको तब तक बेंड करते रहे जब तक ये बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं हो गई, यानी एंगल 90 नहीं हो गया। अब अगर हम यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा, क्रिटिकल एंगल को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिटिकल एंगल को C से रिप्रेजेंट करते हैं
और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होगा वो सी होगा। ठीक, अगर हम यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दें तो एंगल यहां 90 से ज्यादा हो जाएगा और ये जो रे है ये ऊपर की ओर आ जाएगी। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पर तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से निकल जाएगी, लेकिन अगर हम ये एंगल क्रिटिकल से भी ज्यादा ले लें तो ये रे और ऊपर की ओर उठ जाएगी और इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जबकि ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ही लेकर हम चल रहे हैं। तो जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट होती है तो वह उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये क्या था? क्रिटिकल एंगल। तो टोटल अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो बीच में सरफेस है ये ट्रांसपेरेंट है। ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट सरफेस है। और जब कोई लाइट रे ट्रांसपेरेंट सरफेस पर गिरती है तो उसको पार कर जाती है। बट इन दोनों कंडीशन में देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल पर गिरेगी, जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? सरफेस के पैरेलल होगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 होगा। बट जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर इंसिडेंट होती है, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो वो ट्रांसपेरेंट सरफेस पर गिरने के बाद भी रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आती है। तो इस इंसिडेंट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की टू कंडीशन होती हैं। कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली कंडीशन क्या होती है? जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। सेकेंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन टू क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल सी से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो रिफ्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। relation between critical angle and refractive index। यहां पर हमने मान लिया कि कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही,
हमने मान लिया कि ये कोई लाइट रे है जो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। यहां पर ये हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने क्या किया, डेंसर को 2 मान लिया और रेरर को मीडियम 1 मान लिया, ये हमने माना हुआ है। ठीक है, फिर फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगर हम यहां पर स्नेल्स लॉ लगा दें तो स्नेल्स लॉ होता है n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए यहां पे जो लाइट रे है वो डेंसर से रेरर में जा रही है, यानी 2 से 1 में आ रही है। तो जहां से चलती है उसे हम पहले लिखते हैं और जहां जाती है उसे बाद में लिखते हैं। तो 2n1 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हम यहां मान लें कि आई जो है वो c है, यानी क्रिटिकल एंगल है, हमने मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल c है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 होता है। अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई क्रिटिकल एंगल की कि डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल c लेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आएगा, 2n1 इक्वल साइन c अपॉन साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 2n1 इक्वल हो जाएगा साइन c अपॉन 1। तो साइन 2n1 इक्वल हो गया साइन c अपॉन 1। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगा दें तो क्या आएगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में हमने आपको बताया था, ये डायग्राम आपने समझ लिया। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में हमने आपको बताया था कि अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी 2n1 को हम लिख सकते हैं 1/1n2 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। तो पुट द वैल्यू ऑफ 2n1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 2n1 की वैल्यू रख दें। तो 2n1 की जगह हम क्या रखेंगे, 1/1n2। हमने क्या किया, 2n1 की जगह क्या रख दिया, 1/1n2 रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। तो 1/1n2 इक्वल हो जाएगा साइन c। इंटरचेंज कर दें इन दोनों को तो 1/sin c इक्वल हो जाएगा 1n2, यानी 1n2 इक्वल होगा 1/sin c, या साइन 1n2 इक्वल हो जाएगा 1/sin को हम लिखते हैं cosec c। तो ये हो जाता है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। अब देखिए यहां पे इस इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1/c होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा उसके लिए
सी मैक्सिमम, यानी अगर n मैक्सिमम है तो c मिनिमम होगा, n मिनिमम है तो c मैक्सिमम होगा। तो यहां पर देखिए हमने यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि n प्रोपोर्शनल 1/c, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर n को हम मैक्सिमम लेंगे तो c मिनिमम होगा, और n मिनिमम होगा तो c मैक्सिमम होगा। तो फॉर रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो क्रिटिकल एंगल C क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। भाई हमने यहां से रिलेशन क्या निकाला, n प्रोपोर्शनल 1/c, यानी ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इनडायरेक्टली का मतलब अपोजिट चेंजमेंट। अगर n कम होगा तो c ज्यादा होगा, n ज्यादा होगा तो c कम होगा, यानी जिस कलर के लिए n मैक्सिमम होगा c मिनिमम होगा, और जिस कलर के लिए n मिनिमम होगा c मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए फॉर रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए वो हमें दूर से दिखाई देता है। इसीलिए गाड़ियों में जो पीछे ब्रेक की लाइट होती है वो रेड कलर की लगाई जाती है, ताकि वो अंधेरे में भी हमें दूर से दिखाई दे। तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलरली फॉर वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो क्रिटिकल एंगल मिनिमम हो जाएगा। ये वॉयलेट के लिए है और ये रेड कलर के लिए, यानी रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होता है और वॉयलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल मिनिमम होता है।